स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था ब्रिटिश कंपनी का एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, जिसमें हमने कुछ गवर्नर्स देखे थे। जिसमें एक बंगाल के गवर्नर को इंडिया के गवर्नर बनाया गया और बाकी सब गवर्नर्स को इंडिया के गवर्नर जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनके अंडर में ला दिया था। और जो भी ट्रेड या रूलिंग था वो सब वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के फर्स्ट गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर ले आए थे। और इनके रहते मराठा वॉर, मैसूर वॉर हुए थे और कॉर्नवालिस आए थे। फिर उनकी कुछ रिजिड पॉलिसीज़ थी। फिर जनरल वॉल से आए थे, उनके ऊपर कंपनी का प्रेशर था कि किस तरीके से वो अपनी कंपनी की इमेज इंडिया में अच्छी कर सके, जो कि पहले के गवर्नर्स के द्वारा जो भी रिजिड पॉलिसीज़ के द्वारा इंडिया के लोगों में जो भी नफरत आई थी, तो उन सबको दूर करने के लिए आज हम आगे बढ़ते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 7 से। अभी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग जो है वो एक लिबरल गवर्नर जनरल माने जाते थे। किसके कंपेयर में? अभी तक जितने भी गवर्नर्स इंडिया में आए थे उन सब गवर्नर्स के। अब देखते हैं, समझते हैं इन्होंने क्या काम किया। इन कंपेरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल्स, विलियम बेंटिंग इज नॉन एज ए लिबरल गवर्नर जनरल। अभी जितने भी गवर्नर जनरल अभी तक आए उसमें से सबसे Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about the unity। कि इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल आए थे उन सब की वजह से यहाँ के लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन था, खुश नहीं थे, सभी नाराज़ थे। तो उस नाराज़गी को वो दूर करना चाहते थे और वो उनका ऐसा मानना था कि अभी तक जितने भी इम्पीरियलिस्ट आए, जितने भी कंट्रोलिंग फोर्सेस आए, जितने भी गवर्नर्स आए, उनका जो भी रवैया था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। उनके जो भी पॉलिसीज़ थी वो अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से इंडिया के जो लोग थे वो उनके साथ यूनाइट नहीं हो पाए। सो ही वॉज़ वेरी लिबरल इन हिज डीड्स। और इसी सोच की वजह से वो अपने डीड्स में, अपने कर्मों में थोड़े से लिबरल थे, ढीले थे। ढीले इन द सेंस कि वो यहाँ के लोगों का मन जीतना चाहते थे। जो डिससेटिस्फेक्शन यहाँ के लोगों के मन में था उसको दूर करना चाहते थे। डलहौसी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। अब डलहौसी 1848 में इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल आए। ही वॉज ए फेस इम्पेरियलिस्ट। वो बहुत ही एग्रेसिव टाइप के पर्सन थे, एंग्री होते थे। डलहौसी अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। अब देखिए, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसमें 2 पॉइंट्स नोट करने वाली बात है। एक, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसमें पहली पॉलिसी क्या थी? एनेक्सेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, कि यहाँ के एरियाज़ को एनेक्स करना है, जीतना है और कंपनी का एक्सपेंशन करना है। एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया, दूसरा ब्रिटिश रूल को इंडिया में फैलाना है। कंपनी रूल भी एक्सपेंशन करनी है और ब्रिटिश का एम्पेरियलिज्म भी बढ़ाना है। एम्पेरियलिज्म यानी रूल करना, कंपनी का फैलाव, एक्सपेंशन मतलब बिजनेस कर सके, और एम्पेरियलिज्म मतलब रूल कर सके। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम दी गई है डलहौसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन की। उन्होंने एनेक्स किए, यहाँ के एरियाज़ को अपने कब्ज़े में लिया और जो कब्ज़े में लिया वो भी किस किस तरीके से लिया गया। देखिए, पहला है एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी जो वॉर के ज़रिए जो एरियाज़ उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया वो था पंजाब। दूसरा है पेगू जो कि लोअर बर्मा कहलाता है। दूसरा है एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर। अगर कोई राजा है और उसकी कोई संतान नहीं है तो उस राजा के बाद का जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे। ऐसे कुछ जगह हैं, वो है सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर जो कि एमपी में पड़ता है, झांसी, भगत, नागपुर। फिर है एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। आप देखिए, एक बहाना, नया बहाना कि
कोई राजा ढंग से रूल नहीं कर रहा है, कोई राजा ऐसे हैं जो अपनी प्रजा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने राज्य को पर रूल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बहाने से उस राजा का राज्य अपने हिस्से में ले लिया। ऐसा ऐसी एक जगह है जिसका नाम है अवध। अनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन। अब यहाँ पे कर वसूलने वाली बात हुई, इनकम अर्न करने वाली बात हुई, कुछ हिस्से उनको किसी तरीके से मिल गए। निज़ाम्स वरद प्रोविंस एरिया, प्रोविंस मीन्स एरिया, वो जगह। अनेक्सेशन टू एंड ए नेम सेक रूल। नेम सेक रूल मतलब सिर्फ नाम के लिए अगर कोई रूल कर रहा है तो नाम के रूल नहीं करना है, सच में रूल करना है। तो सच में रूल में क्या हुआ कि सच में ब्रिटिशर्स रूल करने लग गए कर्नाटका और तंजौर। बिसाइड्स बीइंग एन इम्पेरियलिस्ट, डलहौसी वाज ऑल्सो ए रिफॉर्मिस्ट। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है कि डलहौसी इम्पेरियलिस्ट तो थे, रूलिंग पर्सन तो थे, लेकिन एक रिफॉर्मिस्ट भी थे। रिफॉर्मिस्ट मतलब किसी चीज़ को दोबारा फॉर्म करना, दोबारा बनाना। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई थाने 1853 AD। दोबारा बनाना मतलब अब यहाँ पे इंडिया का जो रूप है ना वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से कि इनके रहते हुए इंडिया में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई जो कि मुंबई और थाने के बीच तक बनाई गई थी, 1853 में बनाई गई थी। वायरलेस सिस्टम। अभी वायरलेस सिस्टम है, आपको मालूम है किसे कहते हैं? जैसे आप मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं तो आप जिससे बात कर रहे हैं, जिस दोस्त से भी बात कर रहे हैं, तो आपके और उसके बीच में कोई वायर से कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन का मतलब टेलीफोन का इंट्रोडक्शन, इंडिया में टेलीफोन का इंट्रोडक्शन हुआ, टेलीफोन आए गए। और यहाँ पे वायरलेस मतलब उस समय इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक वायरलेस सिस्टम, एक टेलीफोन सिस्टम हुआ था जहाँ जिसके हेल्प से इंडिया में रहने वाले ब्रिटिश इंग्लैंड में रहने वाले ब्रिटिश से आपस में बात कर पा रहे थे। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब कि लोगों के लिए काम करना, जैसे कह लो कि रोड बनाना, तो ये एक ऐसा काम हो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये चीज़ें उस समय शुरू हुई। इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा। आप देखिए आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इन्होंने शुरू की थी। वर ऑल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। वो इनके टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। He passed laws to ban child marriage and advocated widow marriage। अब इन्होंने क्या था, चाइल्ड मैरिज को भी बंद करवाया। चाइल्ड मैरिज मतलब पहले क्या छोटे बच्चों की शादी जल्दी हो जाती थी तो उसको उन्होंने रुकवाया। और विडो मैरिज मतलब अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उस औरत को दोबारा शादी कर सकती है। ऐसा एक इस चीज़ पर उन्होंने बात की कि इस चीज़ को मान्य बनाना चाहिए। ये काम थे, भले ही अब डल हाउस से इम्पेरियलिस्ट थे, रूलिंग थे, एंग्री या एग्रेसिव नेचर के थे, लेकिन उन्होंने ये अच्छे काम भी किए थे। विद इन 100 ईयर्स फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। देखिए अब यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या एक कंक्लूजन आपको बताया जा रहा है कि 100 साल के दरमियान जो भी हुआ, ये 100 साल कहाँ से, पहला साल कहाँ से शुरू हुआ? 1757। आपको याद होगा हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, किस तरीके से सिराजुद्दौला को चिटिंग करके हराया था। तो वहाँ से शुरू होती है बात। द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपैंडेड। इन 100 सालों में, 100 साल कोई कम नहीं होते, बहुत बड़ा टाइम होता है। इन 100 सालों में ब्रिटिश ने अपना रूल भी बढ़ाया, अपना राज्य बढ़ाया, अपना एम्पायर बढ़ाया और ट्रेडिंग भी करी, सब कुछ बढ़ा। बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड दिस was manifested in the form of forced struggle for independence in 1857। कि इतने सालों में नो डाउट कि ब्रिटिशर्स फैले, बढ़े, बहुत बड़ा कब्जा किया, लेकिन इसी 100 साल के टाइम में उन्होंने ऐसा नहीं था कि भारतीयों का दिल जीत लिया था। भारतीयों के मन में उनके प्रति नफरत पैदा हो गई थी, वो खुश नहीं थे। तो अब 100 साल वो नफरत इतनी भर गई थी कि अब 100 साल के बाद हम हमारी पहली लड़ाई लड़ते हैं 1857 में। अभी 1857 में जो हम लड़ाई लड़ते हैं, कह लो कि वो हमारे इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई थी। जाओ हम अगले नेक्स्ट 90-100 ईयर्स लड़ते लड़ते
लड़ते गए और हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पा ली थी। अब ये यहाँ तक।